हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएससी तजे में। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे एमपी के इतिहास की। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज तो कुछ मात्र छोटे छोटे राजवंश हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। कभी वहां से क्वेश्चन आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी इसके बाद जो आएंगे वो बहुत बड़े बड़े वंश आएंगे, बहुत खास आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रमुख वही हैं। लेकिन हमें ये पढ़ना भी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रतिहार भी आएंगे, पुष्यभूति भी आएंगे, मैत्रक वंश आएंगे, सब आएंगे इसमें। तो हम आज इसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले दोस्तों, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। पहला वंश है दोस्तों वल्लभी का मैत्रक वंश। तो वल्लभी कहाँ है दोस्तों? वल्लभी है गुजरात में। तो गुजरात का एक वंश है मैत्रक वंश। वहां पर मैत्रक वंश का एक शासन था, ठीक है, जो गुप्तों के अधीन थे। किसके अधीन थे? गुप्त शासक थे, उनके अधीन माने जाते हैं वल्लभी के मैत्रक। ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब मैत्रक वंश अपना शासन विस्तार करता है और गुप्त कमजोर हो जाते हैं मगध पर, तो ये जो वल्लभी के मैत्रक हैं, ये अपना विस्तार मालवा तक कर लेते हैं। मालवा तक, पश्चिमी मालवा जो उज्जैन वाला इलाका है, इंदौर वाला क्षेत्र, झाबुआ अलीराजपुर वाला, वहां तक अपना क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। और कौन बढ़ाता है वो? तो एक शिलादित्य प्रथम, जिसे कहते हैं धर्मादित्य, यह ये काम करता है। बहुत प्रतापी शासक माना जाता है। किसके अनुसार? तो चीनी यात्री आया था हेंगसोंग, उसके अनुसार। और ये हेंगसोंग ने अपनी पुस्तक शियुकी में इसका वर्णन किया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मैत्रक वंश से। इसी वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय, अर्थात इसका एक और नाम था बालादित्य। और इसने भी शासन किया लंबे समय तक वल्लभी और उज्जैन जो मालवा वाला इलाका है उस पर। और चीनी यात्री जो थे, चीनी यात्री इसके समय में आया हुआ था। कौन? एक ही सिंह और एक और हेंगसोंग, इसके समय में उन्होंने यात्रा करी। उसके बाद पश्चिमी मालवा के क्षेत्र पर अधिकार का पता हमें कहां से लगता है? तो वह रतलाम में कुछ ताम्र पत्र मिलते हैं, उससे पता लगता है। मैत्रक वंश का जो है अंत हो चुका था 783 ईस्वी के आसपास। फिर आपको पता ही है बहुत सारे छोटे बड़े वंश आए, जैसे परमार, चंदेल, ठीक है। ओलीकर तो हो चुके थे, ओलीकर भी थे खैर कुछ अंतिम राजाओं। और परमारों का, चंदेलों का बड़ा शासन रहा लंबे समय तक यहाँ पर। ओके, चालुक्य, सोलंकी आपस में लड़ने लगे सब मिलकर के, तो बहुत सारे शासन आ गए थे, छोटे बड़े। उस समय की बात है ये, है ना। मैत्रक वंश का यहाँ पर समाप्त हो चुका था। आगे अब मेकल के पांडु वंश। अगला वंश कौन सा? मेकल के पांडु। पांडु जो है मेकल, अर्थात जो सतपुड़ा के श्रेणी है दोस्तों, पूर्वी श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, उसमें मेकल वाला जो सबसे पूर्वी भाग है वह मेकल कहलाता है। जिसके अंतर्गत मंडला, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, ये वाले क्षेत्र आते हैं। वहीं पर अनूपपुर जो जिला है उसके जो पूरे क्षेत्र, अमरकंटक का जो पूरा इलाका, वहां पर पांडु वंश रहता था, वहां अवस्थित था। ठीक है। मेकल के पांडु वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो एक राजा नागबल है, उसका एक ताम्रलेख मिलता है हमको, बसनी ताम्रलेख, उससे प्राप्त होती है। ठीक है। जो नागपाल है, नागबल है, वो कौन से वंश का शासक रहा है? वो रहा है मेकल, है ना। मेकल किस वंश का रहा दोस्तों? मेकल के पांडु वंश का राजा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस वंश में, इस अभिलेख में, कौन सा अभिलेख? बसनी ताम्रलेख में सर्वप्रथम राजा किसे बताया गया? पांडु वंश का जयबल को। इसका पुत्र हुआ फिर वत्सराज, और फिर उसका भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महाराज नागबल। मतलब अपने दादाजी, अपने पिता के नाम पर इसने रखा हुआ, महाराज नागबल। जयबल, वत्सबल, सॉरी वत्सराज जो है अन्य शासक हुए जो गुप्तों के अधीन थे। जस्ट मिनट, क्या हुआ? ठीक है। अगला वंश आता है गुप्त वंश के, जो शक्ति का मतलब हाँ हास हुआ उसके बाद कौन सा शासन आ जाता है?
गुप्त वंश की जब शक्ति हास हो जाती है, जब अंतिम शासक बचते हैं जो कमजोर हो चुके थे, उसका लाभ उठाते हैं कौन? तो ये मेकाल के जो पांडु वंश के, और अपने आप को आजाद कर लेते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्वतंत्र। और उसमें प्रमुख कौन है? तो महाराज नागबल, और इनकी रानी थी, इनकी पत्नी, जिसका नाम था इंद्र भट्टारिका। और इस इंद्र भट्टारिका से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम है भरत बल। और जो बल बल लगे हुए हैं, सारे बल किसके पास थे? ये मैकाल के जो पांडु बल थे, है ना, पांडु वंश के, उन्हीं के बल थे ये। और नागबल और भरत बल, इन्होंने बहुत सम्मान सूचक बार बार उपाधियां ली, काम कुछ किया नहीं, नाम उपाधियां धर के बैठ गए। पद्म ब्राह्मण, परम माहेश्वर, परम गुरु, देवातिदेव आदि इतनी इतनी उपाधियां ली इन्होंने। भरत बल जो था इस वंश का अंतिम सम्राट या राजा माना जाता है। अगले आते हैं पुष्यभूति वंश पर, वर्धन वंश जिसे कहते हैं। तो दोस्तों ये पुष्यभूति वंश का संबंध खेर हरियाणा और पंजाब वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से माना जाता है। जो कन्नौज का इलाका है, कन्नौज, है ना, वहां के शासक माने जाते हैं हर्षवर्धन। तो इनकी बहन थी राजश्री, और इनका एक बड़ा भाई था जो राजा था उस समय, ये छोटे भाई थे उनके, हर्षवर्धन। बहुत ही प्रतापी थे ये। लेकिन इनका जो भाई था और इनकी जो बहन थी, बहन का विवाह इनकी बहन का विवाह मध्य प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र के राजा से कर दिया गया। उसकी हत्या कर दी किसने? गोंड नरेश शशांक ने, इसने हत्या कर दी, ठीक है। और हत्या कर दी इसके पति की, राजश्री के पति की। तो जो इनका भाई है, बड़ा भाई, उनको पता लगा, जब वो आए, उन्होंने हमला कर दिया। तो गोंड नरेश और बाकी शासकों ने मिलकर उनकी भी हत्या कर दी, उनको हरा दिया और उनकी हत्या कर दी। फिर जो बहन राजश्री है वह जंगल जंगल भटकने लगी। ये पता लगा हर्षवर्धन को, तो उसने अपनी सेना को सुगठित किया और मध्य प्रदेश और विंध्य के जंगलों में अपनी बहन को खोजने निकल पड़ा। इसे अपनी बहन राजश्री मिली, जिसे इसने सकुशल अपने साम्राज्य में पहुंचाया, कन्नौज पहुंचाया, और फिर हमला किया गोंड नरेश शशांक पर और इसको पराजित किया। ओके, इसने हर्षवर्धन ने अपना बदला ले लिया। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था हेंगसोंग, और इनके समय में ये रहे और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं इन्होंने ग्रहण करी, बौद्ध स्थलों की इन्होंने यात्रा करी हेंगसोंग ने, और एक किताब भी लिखी सी यू की, जिसमें हेंगसोंग ने हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, साथ ही बहुत ही प्रतापी राजा बताया हर्षवर्धन को। किसने? हेंगसोंग ने, ठीक है। और हर्षवर्धन ने एक अपना जो एक कैलेंडर भी चलाया, हर्ष कैलेंडर या हर्ष संवत नाम से। हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी राजा था, ठीक है। उसने अखिल भारतीय, जो खासकर उत्तर भारत को संगठित किया, फिर दक्षिण भारत तक नहीं कर पाया क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत सारे अलग अलग वंशों का, चालुक्यों का, सोलंकियों का शासन था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य का आर्टिक क्षेत्र, विंध्य का जो जंगल, आर्टिक मतलब जंगल क्षेत्र, आर्टिक का मतलब ही जंगल होता है, वो किसके अधीन था? वो पुष्यभूतियों के अधीन था, अर्थात हर्षवर्धन के अधीन था। ओके, अगला, उसके साम्राज्य के विभिन्न भाग थे और इसने क्या चलाया था? हर्ष संवत, ये बता चुका हूं मैं। आगे अंतिम हिंदू सम्राट है ये, इसने अपना जो क्षेत्र है, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, उज्जैन, सब पर कब्जा किया इसने, और हर्षवर्धन को हराया भी था। किसने हराया था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप, ठीक है। हर्षवर्धन को किसने हराया था नर्मदा के तट पर? प्लीज मुझे बताएं। यमुना और नर्मदा के मध्य का जितना भी क्षेत्र था, वो सारा क्षेत्र हर्षवर्धन के अंतर्गत आता था। फिर आप इसके बारे में ज्यादा विस्तृत से जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा। ओके, अभी हम केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में इनका इतिहास पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है शैल वंश, ठीक है। शैल वंश मुख्य रूप से जो बालाघाट वाला इलाका है, जो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे का पुराना नाम राधौली, वहां का एक ताम्रपत्र मिलता है, उससे हमें शैल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बालाघाट में पता है लेटेराइट मिट्टी भी है और बहुत सारे घने जंगल है ना, बालाघाट वाले क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है बालाघाट में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रथम राजा था श्रीवर्धन और अंतिम राजा था जयवर्धन। राधौली ताम्रपत्र से हमें जयवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है और इसने राधौली ताम्रपत्र का उत्तीर्ण करवाया, ओके, लिखवाया इस पर अपने बारे में जानकारी। जयवर्धन ने राघोली के सूर्य मंदिर को दान दिया,
तो जो शैल वंश का राजा था जयवर्धन, इसने दान किसको दिया? रागोली में। किसके लिए? सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए। तो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय पर अपने अपने क्षेत्र में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी हमें बहुत सारे वंशों से मिली, जैसे होलीकरों ने भी करवाया था मंदसौर में, ठीक है। और जो थे शक शासक, उन्होंने भी करवाया था ग्वालियर वाले क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वैसे तो मुख्य रूप से इनका शासन महाराष्ट्र के इलाका, जो दक्षिणी इलाका है, वहां पर था, परंतु इनकी कुछ क्षेत्र बैतूल जिले तक भी फैले हुए थे। मध्य प्रदेश के बैतूल तक, मुल्ताई वाला जो क्षेत्र है, बैतूल वाला इलाका, वहां तक फैला हुआ था। सतपुड़ा का जो जंगल है, उन पर भी इन्होंने अधिकार किया है। इनके एक राजा हुए युहासुर, जिनका एक ताम्र लेख मिलता है हमको तीसरखेड़ी और मुल्ताई से। ये दोनों ही क्षेत्र कहां पर है? बैतूल में दोस्तों, बैतूल में। दोनों ही क्षेत्र कहां पर है? बैतूल में है। मान्यकेत का एक राजा है, क्या नाम है इसका? गोविंद तृतीय, अर्थात राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय। जब त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था दोस्तों, हर्षवर्धन के जाने के बाद, कन्नौज को लेकर के, कि कन्नौज पर हमारा अधिकार हो, हमारा अधिकार हो। पाल बोल रहे थे, बंगाल के पाल, कि हमारा कब्जा हो। गुर्जर प्रतिहार जो उज्जैन के थे, वो बोल रहे थे हमारा हो। और जो राष्ट्रकूट चाहते थे कि हमारा अंडर में हो। तीनों आपस में लड़ते रहे, तीनों आपस में लड़ते रहे। शुरुआती दौर पे जो राष्ट्रकूट है, इन्होंने दोनों को खूब पीटा। नागभट दिति, जो गुर्जर प्रतिहार था, उज्जैन का शासक, इसको खूब कूटा, और इतना कूटा, कूट कर इसको भगा दिया कुछ समय के लिए। और गोविंद तृतीय ने उज्जैन में अपना दरबार भी लगाया, परंतु इसका राज्य कहां पर था? मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाले इलाके में। तो वापस चला गया। फिर वापस से नागभट ने अपने उज्जैन पर कब्जा कर लिया। लगातार ये संघर्ष जारी रहा। कृष्ण ने, गोविंद राजा कृष्ण भी हुआ राष्ट्रकूट वंश का, उसने भी कूटा इनको, खूब पीटा। और जब नागभट को कूट के जाता गोविंद जी, तो ये नागभट अपना गुस्सा किस पे उतारते? पालों पर, बेचारा उनको मारते ही। अंततः लास्ट में फिर गुर्जरों की विजय होती है, क्योंकि राष्ट्रकूट वापस उत्तर भारत की तरफ नहीं बढ़ते आगे, बाद के शासक, ठीक है। फिर कन्नौज पर नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूटों का कब्जा हो जाता है, सॉरी, गुर्जरों को कब्जा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आता है गुर्जर प्रतिहार, अगला वंश। वैसे इस वंश के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र, जो कहां के थे? मुख्य रूप से जोधपुर, मेवाड़ या मेड़ता, राजस्थान के क्षेत्र के, ठीक है। परंतु उज्जैन की जो शाखा है, उसका संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम, जिसका समयकाल 730 से 756 तक रहा। इसने अरब आक्रमण का भी सामना किया और अरबों को भारत में आने नहीं दिया, नागभट्ट प्रथम ने। उत्तराधिकारी कौन हुआ इसका? वत्सराज। और इसने बहुत विस्तार करा मालवा पर, पूरे क्षेत्र पर, और राजस्थान, ग्वालियर, बहुत सारे क्षेत्र अपने अंडर में कर लिए गुर्जर प्रतिहार ने, नागभट्ट प्रथम ने। इन तीनों का लगातार संघर्ष जारी रहा, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के मध्य। और शुरुआत कब हुई थी? किसके समय में? वत्सराज के समय में। आगे अगला शासक आता है नागभट्ट द्वितीय, इसके बारे में बता चुका हूं मैं। इसको कूटा था, किसने कूटा था इसको? गोविंद तृतीय ने, जो राष्ट्रकूट शासक था। इसने मारा इसको, काल कोठरी में बंद होकर फिर रोया है थोड़े दिन तक, फिर बाहर निकला, ठीक है। अगला आता है मिहिर भोज, ये भी बहुत प्रतापी शासक माना जाता है। इसकी तारीख में पुल बांधे अधिकतर ने, अरब यात्री सुलेमान ने इसके बारे में कहा है कि भारत का एक महान और शक्तिशाली शासक रहा है मिहिर भोज। अब रहा कि रहा पता नहीं, पर ये तो तारीफ करते रहते हैं कि रहे होंगे इतने महान शासक, ये भी सही बात है। ग्वालियर और कहला एक अभिलेख मिलते हैं हमको, इसमें मिहिर भोज के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, ग्वालियर से और कहला से। अगला एक उत्तराधिकारी है महिपाल, इनका ही 915 ईस्वी में था ये। इसके समय में अरब यात्री अल मसूदी आया और इसके बारे में वर्णन किया अपनी पुस्तकों में, अपनी यात्रा वृतांत में अल मसूदी ने। प्रतिहार राजा राज्यपाल जो था, उसको हराया किसने? चंदेल शासक गंड ने, है ना। गंड ने हराया किसको? राज्यपाल को, और हरा करके अपदस्थ कर दिया। इसके स्थान पर इसने त्रिलोचन पाल को बैठाया, क्योंकि ये शायद बहुत बेकार राजा साबित हुआ था राज्यपाल। यशपाल अगला शासक हुआ, जो अंतिम शासक था प्रतिहारों का। 1030 में अंतिम शासक था यशपाल। कुछ याद करने योग्य बातें हैं। गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी राजा कौन था? नागभट्ट सेकेंड, परंतु इसको भी कूटा। किसने कूटा था इसको? गोविंद तृतीय ने। प्रतिहारों की राजधानी उज्जैन थी, पर जैसे ही कन्नौज पर इनका कब्जा हो गया त्रिपक्षीय संघर्ष में,
तो फिर कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। मिहिर भोज की बहुत सारी उपाधियां थी, जैसे प्रभास जो दौलतपुर अभिलेख में मिलती है, एक थे आदिवराह जो ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। मिहिर भोज के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर, जिन्होंने 2 रचनाएं करी, एक एक काव्य मीमांसा और एक बाल रामायण, दोनों राजशेखर ने करी। मिहिर भोज के दरबार में थे ये गुर्जर प्रतिहार नरेश मिहिर भोज, ठीक है। सुलेमान ने मिहिर भोज के बारे में वर्णन किया और अल मसूदी ने महीपाल के बारे में। कलहण की राजतरंगिणी और सुलेमान दोनों ने मिहिर भोज को शक्तिशाली राजा बताया। अंतिम राजा जो शासक है वो है महेंद्रपाल, जिसने उपाधि धारण करी थी निर्भय राजा की। ओके, तो ये हमारा गुर्जर प्रतिहार खत्म होता है। कल या आज जो भी होगा शाम को हम चंदेलों के बारे में चर्चा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ा। ये खैर बाहर के शासन रहे इनका ज्यादातर, लेकिन अब बहुत प्रतापी शासक आएंगे, चंदेल और परमार, जिनका बहुत विस्तृत वर्णन है, ठीक है, इतिहास में। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और पूरा देखें, इन वीडियो को बार बार देखें, ओके, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए। मिलते हैं अगले सेशन में। कमेंट करके जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। केवल सुनने से और पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद।